Hi guys, welcome you all to the particular subject that is called as Insolvency Laws and Practice CS Professional Open Book Group 3 और आज आप बात कर रहे हैं जून 2022 के अमेंडमेंट्स के बारे में। सो ऑब्वियसली आप पहले भी कुछ क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आज से मैं आ चुका है कि एक नए चैप्टर से अपनी बात को हम स्टार्ट करें और डेफिनेटली इस पूरे टॉपिक को आगे बढ़ाएं। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जून 2022 में सभी CS प्रोफेशनल के सब्जेक्ट एक्सेप्ट ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट्स हैं और सारे के सारे अमेंडमेंट्स अब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। सो ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में एंड देन ग्रुप 3 में जो आप ये देख रहे हैं एकदम आखिरी सब्जेक्ट है, बिकॉज इससे पहले के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि अपनी गूगल ड्राइव आप चेक कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे चेक कर सकते हैं, जैसे भी आप क्लासेस देख रहे थे वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में। सो स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज द चैप्टर नंबर 4, आल्सो कॉल्ड एज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। तो क्या प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी को करने का और कुछ केस लॉज से यहाँ पे एक्चुअली डिस्कशन किया जाएगा, समझा जाएगा। तो ये सब बात आज हम करने वाले हैं। बट हाल फिलहाल में इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जो मुझे ऐसा लगा कि आपके सामने रखनी जरूरी है, रियल एस्टेट को लेके, बिल्डिंग्स एंड फ्लैट वगैरह को लेके, जो आई थिंक मैं प्रीवियस क्लासेस में आपसे कह भी रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने उसको अंडरलाइन एंड आई शुड नॉट से अंडरलाइन बट आई थिंक उसको एक अलग से ब्रैकेट में आपके सामने रखा है, जिसमें कहा गया रियलिटी चेक है कि सिर्फ और सिर्फ 4% IBC के अंदर जो केस आए हैं, रियल एस्टेट के जो डिस्प्यूटेड केस हैं वो सॉल्व हुए हैं। सो इसका मतलब ये भी है कि 96% केसेस जो हैं वो हवा में लटक रहे हैं। उनका क्या सोल्यूशन होगा या नहीं होगा ये नहीं पता हमें, और ये कोई न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है, आपके सामने डेट भी डली हुई है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। चलिए आई थिंक इससे ज़्यादा और हम क्या ही कह सकते हैं। NCLT के चेयरमैन ने, प्रेसिडेंट ने, आई थिंक प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था, कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल है फ्लैट बायर्स के लिए अपने आप को बचाना या फ्लैट बायर्स के लिए बिल्डर्स पे कार्रवाई करना IBC के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। तो आज की जो क्लास है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला केस लॉ आज जो हम देखने वाले हैं, इट सेज कैन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बी विथड्रॉन इवन आफ्टर इन्विटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इससे पहले मैं इसको बताऊं और डिस्कशन हम स्टार्ट करें, पढ़ें और समझें, मैं आपसे एक बड़ा जनरल सा सवाल पूछता हूं जो आई थिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में कहीं ना कहीं ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि IBC का क्या ऑब्जेक्टिव कंपनी को मारना है, क्या किल करना ऑब्जेक्टिव है? द आंसर इज नो, ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन। तो अगर किसी भी समय जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सभी को पता होगा कि रेजोल्यूशन प्लान जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहती है कि भाई रेजोल्यूशन प्लान इनवाइट करे जाए, एक पैरामीटर रहता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें आपने इंसॉल्वेंसी का जब पूरा कोर्स पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने बताई हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि क्या एक बार जब रेजोल्यूशन प्लान जो है उसको इनवाइट कर लिया गया, आपने बोला कि ठीक है भाई कौन कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, लोगों ने बताया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, तो लोगों ने जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे उन्होंने बताया हम इंटरेस्टेड हैं, फिर आपने कहा ठीक है अपना रेजोल्यूशन प्लान लाइए। जब इतनी बात हो चुकी है तो क्या इस स्टेज पे आने के बाद आप इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, या आप ऐसे कह दीजिए कि वहीं पे इसको विड्रॉ कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर हमें इस केस लॉ में तो मिलेगा ही मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पर आई थिंक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होना चाहिए। मतलब ये है कि चाहे आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए, चाहे मिड वे में काम हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचें कि आप यहाँ पे ये सब जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कॉर्पोरेट डेटर को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, तो अगर कॉर्पोरेट डेटर और जो सो कॉल्ड एज क्रेडिटर्स हैं आपस में उनकी बात बन गई है और विड्रॉ वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आई थिंक इससे और खुशी की बात और क्या हो सकती है? खुशी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर विड्रॉल तक बात पहुंच रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो क्रेडिटर्स हैं उनको एक वायबल प्लान मिल चुका है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात हो चुकी है। पहली खुशी की बात ये है। दूसरी ये चीज़ अच्छी है कि जो कोर्ट्स हैं या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनका भी तो प्रेशर कम हो रहा है भाई। अल्टीमेटली और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये सब का करने का यही था कि कॉर्पोरेट डेटर का रिवाइवल, तो वो भी कहीं ना कहीं जब इतनी बात विड्रॉल तक पहुंची है, आप मान लीजिए किसी पे आपने पुलिस पे या कोर्ट पे, कचहरी पे, किसी पे जाके किसी बंदे के खिलाफ कोई केस फाइल कर दिया, अब आप उसे कब विड्रॉ करेंगे? सोचिए, तभी विड्रॉ करेंगे जस्ट इन नॉर्मल पैरामल लेंस अगर मैं बात करूँ, जो आपको लगता है कि यार मेरी उससे बात हो गई है और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात निपट जाएगी तो आप विड्रॉ कर लेंगे।
तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एश्योरेंस मिली होगी ना। तो अल्टीमेटली चाहे आप कोर्ट के जरिए करते हैं काम, चाहे पुलिस के, जो आपको ये सब करने के बाद मिल रहा है वो आपको ऐसे ही मिल रहा है आज, तो आप क्यों फालतू में कानूनी कार्रवाई के चक्करों में पड़ेंगे और अपना समय जाया करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रखा गया क्या विड्रॉ हो सकती है प्रोसीडिंग इतनी आगे जाने के बाद भी, क्योंकि इतनी आगे जाने के बाद मतलब पहले आपने इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, फिर एनसीएलटी एप्लीकेशन है, फिर मॉनिटेरियम है, फिर सीओसी का गठन है, फॉर्मेशन है, उसके बाद सीओसी जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है, फिर कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, फिर वो रेजोल्यूशन प्लान। अब यहाँ आने के बाद भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल आया कि विड्रॉ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े शौक से करिए, अच्छा ही होगा कि आप करें फॉर द रीजन आई जस्ट सेड नाउ। तो आई थिंक यही बात कही गई, आइए देख लेते हैं। So in the matter of Brilliant Alloy Private Limited versus Mr. S. Rajagopal, the apex court यानी Supreme Court upheld the withdrawal of the CIRP even after resolution professional invited expression of interest from the resolution applicant to submit resolution plan under section 36 of the IBC या IBPR regulation। तो इस स्टेज पे भी विड्रॉल हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया ना, ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वह ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, हमें तो यही चाहिए था, तो इसलिए विड्रॉल हो सकता है। बात करते हैं आगे, और ये भी एक और केस लॉ है। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो रेजोल्यूशन प्लान की एक डेफिनेशन हम नहीं दे सकते। जैसे आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कुछ चीजें होती है इंक्लूसिव, तो कुछ होती है एग्जॉस्टिव। नाउ इंक्लूसिव वो है आप कितना भी करते जाइए उसके अंदर चीजें, कभी भी एक कंप्लीट डेफिनेशन आप अग्री नहीं कर सकते उसकी। और एग्जॉस्टिव वो है जो कहीं ना कहीं चाहे बड़ी है, चाहे डेफिनेशन डिफिकल्ट है, बट उसका एंड है, एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसका एंड है। तो रेजोल्यूशन प्लान की कोई एक बेस्ट डेफिनेशन हम नहीं दे सकते कि यही होना चाहिए, बट उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो केस है वो बेसिकली इसी बारे में है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है कि रेजोल्यूशन प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या किन चीजों को मिला देने के बाद रेजोल्यूशन प्लान बनता है या बनना चाहिए, और उसका पर्पस क्या है। तो वो इस केस लॉ के जरिए समझाया गया, आइए वो भी अब यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे अमेंडमेंट जो अभी तक हमने देखे हैं, मोर देन लाइकली वो सारे के सारे केस लॉ से इंस्पायर्ड हैं, केस लॉ से रिलेटेड हैं। नाउ कुछ बच्चे जो CRIV जैसे आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, उसमें भी अमेंडमेंट है, वो सब मैंने करा दिए। तो वहां के अमेंडमेंट और यहाँ के अमेंडमेंट आप अगर दोनों सब्जेक्ट्स मतलब आप ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 1 दे रहे हैं, चलिए वो अलग बात है, पर ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 और ग्रुप 3 में अगर आपने इंसॉल्वेंसी यानी ऑप्शन पेपर में ये लिया है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि आपने CRIV के अमेंडमेंट्स पढ़ लिए तो IBC के अमेंडमेंट्स अपने आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आई वुड से 85 से 90% केस लॉज ऐसे हैं जो ऑल टुगेदर नए हैं, वो CRIV में है ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मदद नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली केस लॉज नाम अलग हो सकते हैं, बट अगर आपने टॉपिक समझा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिलेंगे। पर जितने केस लॉज यहाँ पे दिए हैं और जितने CRIV के पार्ट B में केस लॉज दिए हुए हैं, डेफिनेटली उनके अंदर फर्क है। आप ये नहीं कर सकते कि मैंने IBC के अमेंडमेंट्स पढ़ लिए तो CRIV के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल सकती है, बट पूरे के पूरे ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा कवर हो गया, ऐसा नहीं है। चलिए, So principle of resolution plan, the National Company Law Appellate Tribunal in the matter of Binani Industries Limited versus Bank of Baroda, while approving the revised resolution plan submitted by Ultratech Cement Limited in the insolvency resolution process initiated against the corporate debtor Binani Cement, laid down certain principles that a resolution plan should comply, and they include the following. तो NCLT ने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जो, या कुछ ऐसे फीचर्स बताए जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होने चाहिए। ना जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो NCLT ने लिस्ट बताई है वो अपने आप में कंप्लीट लिस्ट है, वो एक आइडिया है कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन्स कि ये 8-10 चीजें होंगी तो ही आपका रेजोल्यूशन प्लान ठीक होगा, या इससे ज्यादा चीजें नहीं हो सकती या इससे कम नहीं हो सकता। ये एक टेंटेटिव आइडिया है, एक फ्रेमवर्क है, एक ब्लूप्रिंट है कि इससे मिलती जुलती चीजें आपको रखनी है, या यूं कह दीजिए कि इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये केस बेसिकली इस बारे में है कि बिनानी सीमेंट वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक नाम सुना होगा, सीमेंट की कंपनी है, बिनानी इंडस्ट्रीज भी ऑब्वियसली उसी से रिलेटेड है। तो बिनानी इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं बचा तो अल्ट्राटेक जो है वो बिनानी इंडस्ट्रीज को अब खरीद रहा है, और उसी से रिलेटेड जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया तो NCLT ने कुछ चीजें बताई हैं जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान में होनी चाहिए। अब वो क्या क्या है आइए देखते हैं।
तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मेंशन करी गई है, कहते हैं द रेजोल्यूशन प्लान शैल रिजॉल्व। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि द रेजोल्यूशन प्लान शैल रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी, maximize the value of the assets of the corporate debtor and promote entrepreneurship, availability of the credit, balance the interest of all stakeholders। I think ये बड़ी सोची समझी वर्ड्स जो है वो यहाँ पे यूज करे गए हैं कि जो भी आप रेजोल्यूशन प्लान लेके आते हैं या जिसको भी चीज को लाना चाहते हैं, आप ये देख लें कि उससे इंसॉल्वेंसी से बाहर कॉर्पोरेट डेटर आ सकता है या नहीं आ सकता। मैंने पहले भी क्लासेस में इसके बारे में जिक्र किया, मेंशन किया कि फैंसी रेजोल्यूशन प्लान हो सकता है आपको अट्रैक्ट करें और आपको लगे कि ये अच्छे हैं, बट हो सकता है वो वायबल ना हो। हमें ऐसी चीज देखनी है जो भले आज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है या उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है, बट उसकी वायबिलिटी है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चीजें तय करनी है। तो कहते हैं कि एनसीएलटी का कहना है कि ऐसा रेजोल्यूशन प्लान होना चाहिए जिससे कि लोगों को उनका मैक्सिमम पैसा जो है वो मिल सके। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो, अगर इंसॉल्वेंसी में कंपनी गई है, नाम है इंसॉल्वेंसी, आईबीसी, बैंक्रप्सी, वो हटा दो। इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब आपके जो एसेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं और जो लायबिलिटी है वो उससे कहीं ज्यादा हो जाती है, तो ये तो होती है इंसॉल्वेंसी। वो यही कहते हैं यहाँ पे कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, हम ये कभी नहीं मान सकते कि 100 रुपए अगर किसी बंदे ने लगाए हैं किसी कंपनी में तो उसको 100 रुपए वापस पूरे के पूरे मिलेंगे। ये मानना बेईमानी है, ये गलत है। बट हमें ये मानना चाहिए कि 100 के बदले 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 90 रुपए कुछ तो मिलेगा और वो मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो ऐसा प्लान जो इन सब चीजों पे खरा उतरे या इन सब क्वालिटीज के साथ हो, डेफिनेटली उसी रेजोल्यूशन प्लान को एक्सेप्ट करेंगे जो वायबल भी हो और ऐसा लगे कि उसके अंदर सबका फायदा है। तो सबका साथ, सबका विकास, वैसे वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी इज नॉट एन ऑक्शन। फीसिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान आर नॉट अमेनेबल टू बिडिंग और ऑक्शन। इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय फाइनेंशियल क्रिएटर्स हु अंडरस्टैंड द बिजनेस वेल। अब आप कैसे भी घुमा के बात कर लीजिए, बात वही हो रही है फीसिबिलिटी एंड वायबिलिटी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के हाथ में है, वही सीओसी के पार्ट है, उन्हीं के हाथ में है कि किस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल देना है या नहीं देना है। तो यही कहते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपना माइंड यूज करें और ये कोई ये नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन नहीं है कि जितने महंगे में हमारी कंपनी बिक जाए या जितना हमें मैक्सिमम पैसा, सिर्फ यही नहीं हमें देखना कि हमें पैसा रिकवर करना है, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना है। क्योंकि ये तो कभी भी नहीं होगा कि जो बैंक का पैसा लगा है, मान लो 1000 करोड़, तो सारा का सारा अभी मिल जाएगा। अभी सिर्फ 100 करोड़ मिलेगा, फिर वो जो प्लान होगा उसमें शायद ऐसा लिखा हो कि 1 साल के बाद फिर 100 करोड़ मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें देखनी है जो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व हो। क्योंकि इंसॉल्वेंसी में अगर आप फंस गए हैं तो ये नॉर्मल कोर्स तो नहीं है, जैसे नॉर्मल डीलिंग हुआ करती है या शायद होंगी, वैसे तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे चीजें मुश्किल आएंगी, रिसोर्सेज की कमी होगी। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कॉल लेनी है कि वो किस तरीके से प्लान को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, फैंसी चीजों से हमें बचने की कोशिश करनी है। व्हेन आई से फैंसी, आई मींस कि वो चीजें जो हमें अट्रैक्ट कर रही है और ऐसे लग रहा है कि रेजोल्यूशन प्लान बेस्ट है, इससे तो हो नहीं सकता अच्छा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार पढ़ ले, उसके अंदर कोई लूप होल्स नहीं है, इसके बारे में जान ले, उसके बाद ही अप्रूवल दें। तो कहते हैं कि रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर आईबीसी इज नॉट अ रिकवरी। तो ये इसको रिकवरी से ना जोड़े। रिकवरी क्या होता है? किसी को पैसा दिया, उससे पैसा ले लिया, वापस रिकवरी कैसे भी, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया तो उसने बैंक का लोन नहीं वापस किया तो बैंक ने अपने रिकवरी एजेंट भेज दिया कि मार के पीट के कैसे भी पैसे वापस लो। ये यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें कानून के दायरे में रह के काम करना है और कानून का जो दायरा है वो आईबीसी है। तो इसको रिकवरी से ना जोड़े। रिकवरी एक अलग बात हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि हम रिकवर नहीं कर रहे, पैसा तो हम रिकवर कर रहे हैं, बट जो वर्ड है रिकवरी, उस तरीके से ये रिकवर नहीं होगा। इसके अपने प्रोटोकॉल है, अपने प्रोसेस है जिसके जरिए यहाँ पे चीजें करी जाएंगी। तो इस नजरिए से उसको देखें आप। और रिकवरी में आप ऐसा नहीं होता है कि आपने वेट किया, आपको थोड़ा पैसा, जो पैसा मिलना है वो मिल गया, बट यहाँ पे जो रिकवरी होगी जब होगी वो बिट्स एंड पीसेस में होगी और वो कभी भी पूरी शायद नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है। A resolution process is not a liquidation. The IBC allow the liquidation of the corporate debtor, does not allow the liquidation of corporate debtor directly and permit liquidation only in the case of failure of the resolution process. तो हम सभी को पता है, क्योंकि नाम भी अगर आप देखिए तो ये नहीं है बैंक्रप्सी, पहले इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी से रिवाइवल करने की कोशिश करेंगे, अगर रिवाइवल नहीं हुआ तो फिर बैंक्रप्सी होगी। तो बैंक्रप्सी जो है एक सेकंड स्टेज है, लिक्विडेशन एक सेकंड स्टेज है। तो पूरी कोशिश पहले यही है कि कंपनी को रिवाइव करा जाए, और अगर नहीं रिवाइवल हो पाता जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि तो हम लिक्विडेशन की तरफ बढ़ेंगे। बट जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें
एज सच हमारा फोकस रिकवरी, या मुझे रिकवरी आई थिंक गलत वर्ड होगा, हमारा फोकस उसके अंदर इस बात को लेके होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेट डेटा को और बेटर बना सकते हैं। उसके बाद ऐसा रेजोल्यूशन प्लान हो जिसमें सभी का फायदा हो, ये नहीं कुछ लोगों का फायदा है कुछ लोगों का नुकसान है, एक बैलेंस रहे। देखो जब हम बैलेंस की बात करते हैं लाइफ के अंदर भी, आप सोचो भाई मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो भी मेरे लिए कुछ करे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अपना बेस्ट किया है तो वो भी अपना बेस्ट करेगा। 50-50 सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, कभी ये 60-40 होगी, कभी ये 70-30 होगी, कभी ये 30-70 भी हो जाएगी, मतलब कम ज्यादा चलता रहेगा। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो आखिरी पॉइंट है, कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान इफ शोन टू बी डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स can be held against the provision of IPC. The Supreme Court dismissed an appeal against NCLAT order. The NCLAT order is significant since it clarifies the principle of resolution should comply with. तो बेसिकली रेजोल्यूशन प्लान जैसे कि मैंने कहा किसी एक के फायदे के लिए नहीं बनेगा, सभी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। किसी का थोड़ा ज्यादा फायदा, किसी का थोड़ा कम, बट अल्टीमेटली सबको जो बेस्ट मिलना है वो इस रेजोल्यूशन प्लान को देने की इंटेंशन होनी चाहिए या इसमें इंटेंशन दिखनी चाहिए। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एनसीएलटी ने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, एक फीचर बनाया, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है जो एक रेजोल्यूशन प्लान के अंदर होना चाहिए, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है और हम बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो एनसीएलटी ने एक आउटलाइन तैयार करी रेजोल्यूशन प्लान की, उसी के हिसाब से ये केस आगे बढ़ेगा और उसी के तरीके से जो रेजोल्यूशन प्लान है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। सो रेजोल्यूशन प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह समझने के बाद अब बढ़ते हैं एक और केस लॉ की तरफ। So it starts with the heading called as formal director of the corporate debtor are entitled to receive the resolution plan. तो बेसिकली ये जो केस है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो फॉर्मल डायरेक्टर्स हैं, जो ऑब्वियसली मतलब अब कंपनी का मैनेजमेंट क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में आ चुका है, सो इफ़ आई स्टार्ट दिस वे कि कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाती है, सो एज आई सेड जस्ट नाउ प्रीवियस केसेस के अंदर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो कंपनी को पूरी तरीके से मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, दे डोंट हैव मच पावर्स। सो जब रेजोल्यूशन प्लान कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करता है, तो यहाँ पे ये हो रहा था कि जब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया है लाइक सीओसी को, तो वो सीओसी अपने तक रख रही थी, वो फॉर्मर डायरेक्टर्स जो कंपनी के उनको नहीं दिखा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा कि क्या जो फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं उस कॉर्पोरेट डेटर के, क्या उनको भी ये प्लान मिलेगा, क्या वो भी इस प्लान को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, मैंने कहा है कि क्या उन्हें ये प्लान मिलेगा या वो ये प्लान देख सकते हैं। मैंने वोटिंग की बात नहीं करी, डिसीजन की बात नहीं करी। तो इसको लेके यहाँ पे जो केस है वो बताया गया, अभी हम पढ़ेंगे। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही कहा कि यस, फॉर्मर डायरेक्टर को एक रेजोल्यूशन प्लान की कॉपी दी जाएगी, बट ऑब्वियसली डायरेक्टर से ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए रेजोल्यूशन प्लान अच्छा है, बुरा है या कुछ और, बस उन्हें कॉपी दी जाएगी और एक कंडीशन भी उन पे लगाई जाएगी कि जो भी इसके अंदर चीज़ें लिखी हैं वो सारी की सारी उन डायरेक्टर्स तक ही रहनी चाहिए, वो इसको आगे किसी और को, थर्ड पार्टी को नहीं बताएंगे। तो जहाँ तक सवाल है कि क्या रेजोल्यूशन प्लान की कॉपी फॉर्मर डायरेक्टर्स को मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यस, आप उन्हें देंगे कॉपीज़, पर डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि उसको अपने तक ही रखेंगे। तो डायरेक्टर से पूछा नहीं जाएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि सर ये जो रेजोल्यूशन प्लान आए आप इससे खुश हैं, नाराज़ हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट यस उन्हें कॉपी दी जाएगी। सो आइए देख लेते हैं। सो इन द मैटर ऑफ विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सुना होगा शायद इस बैंक का नाम आपने, एन अपील वाज फाइल्ड विद द सुप्रीम कोर्ट against the order rejecting the prayer of the erstwhile मतलब former directors for getting the copy of the resolution plan from the RP. NCLT and NCLAT ruled that applicant had no right to receive the resolution plan. तो बेसिकली ये विजय कुमार जैन जो है ये मान के चलिए कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं उस कंपनी के, जो कि अब CIRP में जा चुकी है। तो विजय कुमार जैन का ये कहना था कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान है, ये नहीं कि क्या फाइनल हो रहा है या विजय कुमार कह रहे हैं कि हमसे पूछो या कुछ भी ऐसा, वो कहते हैं कि कॉपी तो दो, हमें पता तो चले कि हमारी कंपनी के साथ आखिरकार हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर है और कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई है तो डायरेक्टर को ही आप चोर माने और ये कहें कि भाई डायरेक्टर्स की गलती की वजह से हुआ है। ये ठीक है, कोई दोहराया नहीं है कि डायरेक्टर्स आर दी हैंड्स एंड ब्रेन्स ऑफ द कंपनी, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है कि ऐसी सिचुएशन ना आए। बट अगर आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि डायरेक्टर्स की ही 100% गलती होगी। अब कोविड में एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब कोविड में कितने सारे बिजनेस जो शायद कभी नहीं सोच रहे थे कि वो बंद होंगे, मे बी उनके प्लान शायद थे कि वो इस बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। अब इसके लिए आप डायरेक्टर्स को जिम्मेवार अगर कहेंगे तो वो तो शायद सही नहीं है।
तो यहाँ पे एक आ गया कि भाई वो सिर्फ कॉपी मांग रहे हैं तो उन्हें देनी चाहिए, तो NCLT और NCLT कहता है नहीं कॉपी भी नहीं मिलेगी उन डायरेक्टर्स को, बट सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जजमेंट को पलट दिया, चेंज कर दिया. So the Supreme Court expressly noted that every participant is entitled to a notice of the meeting of creditors. Such notice of meeting must contain an agenda of the meeting together with the copies of all documents relevant for the matters to be discussed and the issue to be voted upon at the meeting. तो उन्हें कॉपी मिलेगी और डेफिनेटली उसके अंदर लिखा होगा कि कैसे क्या रेजोल्यूशन प्लान है और किस तरीके से जो रिवाइवल का प्लान है वो क्या है. पर ये ऑब्वियसली मैं तीसरी बार शायद रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स से पूछा नहीं जाएगा, उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा, बस एक कॉपी उन्हें दी जाएगी जिससे कि वो इन्फॉर्म्ड रहें कि जो उनकी सो कॉल्ड एज कंपनी थी जिसकी आज ये हालत हो चुकी है कि वो इंसॉल्वेंसी में आई है, अब उस कंपनी के साथ आगे क्या होने वाला है. दैट्स इट, ये यहाँ पे कहा गया है. बढ़ते हैं आगे एक और केस की तरफ जिसका टाइटल है पर्सनल गारंटर राइट टू सब्रोगेशन अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर अंडर IBC. नाउ इस केस की डिटेल्स पे जाने से पहले हमेशा की तरह जैसे कि आप जानते हैं आई थिंक कुछ टर्म्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं गारंटर है, सब्रोगेशन है. ये गारंटर वर्ड जो है और जो सब्रोगेशन वर्ड है ये बेसिकली IBC से इंस्पायर्ड नहीं है. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 से अब तक चल रहा है ऑब्वियसली विद ऑल दोज अमेंडमेंट्स, तो वहाँ से ये बात आई. आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शायद अपना अभी फाउंडेशन नहीं रहा CS के अंदर, आई थिंक अब CSEET हो गया है या एग्जीक्यूटिव कहीं भी अगर पढ़ा होगा तो शायद थोड़ा बहुत याद हो, और नहीं भी है तो मैं आपको बताने वाला हूँ जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि इन क्लासेस को देखने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी आपको एश्योरेंस है. खैर, तो मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गारंटी के टॉपिक के बारे में. सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इंस्पायर्ड है. तो जब भी गारंटी का टॉपिक आता है वो बेसिकली तीन पार्टीज़ को अपने साथ लाता है. एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है श्योरिटी. ये आपने शायद नाम सुना होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है, मैं उन्हीं से जो नाम है उसी के नाम के पार्टीज़ बना लेता हूँ. एक है प्रिंसिपल डेटर, एक है क्रेडिटर और एक है श्योरिटी. ठीक, अब क्या हुआ, एक स्टोरी के तरीके से अगर आपको समझाऊं कि भाई प्रिंसिपल डेटर पैसे मांगने गया उधार के तौर पे कि सर क्रेडिटर के सामने कि सर मुझे आप थोड़ा उधार दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वगैरह 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 वगैरह, टू कट शॉर्ट सर उधार दे दीजिए. तो क्रेडिटर ने कह दिया कि नहीं भाई मैं उधार नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, कल तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या मैं कर लूँगा वगैरह वगैरह, तो मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा. पर्सनल डेटर के पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है जिसको रख के उधार मिल सके. तो प्रिंसिपल डेटर जो है वो बड़ा मायूस हो जाता है, अपसेट हो जाता है. बट फिर उसकी एक रिलेशन में, जान पहचान में एक बंदा निकल के आता है जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल है. पैसे तो नहीं है शायद, क्योंकि देखो हम में से जब सोसाइटी है ना तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद पैसे से अमीर नहीं है बट दिल से अमीर है. उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा है, बट वो शायद एक फेयर रूट अपनाते हैं और हमेशा सभी की मदद करते हैं. तो ये एक अलग क्लास है, एक बहुत यूनिक क्लास है, क्योंकि पैसे तो एक ऐसी चीज़ है आज आपके पास हैं, कल नहीं है, परसों शायद और ज़्यादा है, बट जो नेचर है, जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है. तो श्योरिटी जो है, जो ऐसे हैं, वो यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है. उनकी बात ऐसे भी कह दीजिए कि कोई मना नहीं करता. तो प्रिंसिपल डेटर ने अपनी पूरी कहानी श्योरिटी को सुनाई, XYZ जो भी कहानी थी, और श्योरिटी को तरस आ गया. उसको कहा नहीं यार पैसे तो इसको मिलने चाहिए. तो श्योरिटी गया क्रेडिटर के पास कि भाई इसको पैसे दे दो. क्रेडिटर को बोल रहा है, श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर को बोल रहा है कि भाई प्रिंसिपल डेटर को पैसे दे दो. तो क्रेडिटर अब शर्म में कहता है कि सर इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैसे क्या है. तो श्योरिटी बोलता है चलो एक काम करो. क्या काम करो कि तुम क्रेडिटर होने के नाते प्रिंसिपल डेटर को पैसे दे दो, और अगर प्रिंसिपल डेटर ड्यू डेट पे पैसे नहीं वापस कर पाता, 1 महीने 2 महीने जो भी ड्यू डेट आपस में अभी तय हुई है, तो कोई बात नहीं, श्योरिटी होने के नाते मैं पैसे दूंगा. छोड़ो, प्रिंसिपल डेटर को पैसे दे दो, वो पैसे देगा. अगर नहीं दे पाता तो मैं पैसे दूंगा. अब तो दोगे पैसे, क्रेडिटर को बोलता है, तो क्रेडिटर खुशी खुशी पैसे प्रिंसिपल डेटर को दे देता है. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप गारंटी कहते हैं. नाउ ऑन द ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट आपस में डिसाइड हुई थी, उस दिन प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पैसे वापस कर दिए, तो मैटर वहीं क्लोज हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं. सब्रोगेशन की बात आई नहीं. सब्रोगेशन की बात बेसिकली तब आई जब डिफॉल्ट हुआ. सब्रोगेशन एक ऐसा टर्म है, अगर इसको मैं थोड़ा और ट्रांसलेट करूं तो सब्रोगेशन एक वो फेज है जहाँ पे जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन करता है. विच मीन्स अगर डिफॉल्ट हो गया ड्यू डेट को, तो क्रेडिटर क्या बोलेगा, भाई श्योरिटी के पास आएगा कि सर आपने गारंटी ली थी, अब देखिए प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे रहा, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, आप प्लीज़ मेरे पैसे दीजिए.
श्योरिटी, क्योंकि भाई उसने गारंटी ली थी कि भाई डेटर पैसे देगा, अब नहीं दे रहा तो श्योरिटी को तो पैसे देने हैं, तो श्योरिटी ने पैसे दे दिए क्रेडिटर को, विच मीन्स क्रेडिटर पिक्चर से बाहर चला गया, क्योंकि क्रेडिटर को तो पैसे से मतलब था, प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिए, श्योरिटी के पास गया, श्योरिटी ने पैसे दे दिए, क्रेडिटर चला गया, उसका हिसाब किताब खत्म हो गया। अब कौन कौन रह गया? प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी टेक्निकली, बट अब श्योरिटी अपने आप को श्योरिटी नहीं कहेगा, वो अपने आप को क्रेडिटर कहेगा। तो इसी चीज को आप सब्रोगेशन कहते हैं कि जब जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप इन करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्रोगेशन। जैसे कि मैंने कहा, इसका कोई भी लेना देना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से नहीं है, ये टर्म भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होके आता है, जिसका मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं केस लॉ के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पर्सनल गारंटर राइट टू सब्रोगेशन अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर अंडर आईबीसी, इसका क्या हुआ? मीनिंग कि मान लीजिए प्रमोटर है, एक कंपनी जो है उसको कुछ मान लीजिए पैसे की ज़रूरत थी, तो कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत थी तो भाई उसने इधर उधर से पैसे मांगने की कोशिश करी, जो भी उसके डायरेक्टर से, कि कंपनी को पैसा चाहिए, तो ऐसे करके पैसा नहीं मिला। तो प्रमोटर जो है उन्होंने गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी भाई? कि XYZ जो भी है तुम कंपनी को पैसे दे दो, अगर कंपनी 2, 3, 4 महीने व्हाटएवर जो टाइम पीरियड डिसाइडेड है उस समय कंपनी तुम्हारे पैसे उस क्रेडिटर से जिससे उधार मांगा जा रहा है नहीं पैसे देती, तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो उस क्रेडिटर को पैसा देंगे। क्या बोला मैंने? कंपनी उधार मांग रही है और कोई उधार नहीं दे रहा है, कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो गारंटी लेते हैं कि भाई जो भी कंपनी को पैसा देगा, अगर कंपनी उसके पैसे सही समय पे नहीं लौटा पाती तो जो प्रमोटर्स हैं वो गारंटी लेते हैं कि कंपनी नहीं भी देगी पैसा तो हम पैसा देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हुई है। और यहाँ पे ये बताया गया कि मान लीजिए ये सब हो रहा है, जो मैंने बात बताई कि कंपनी नहीं पैसा देगी तो प्रमोटर पैसा देगा, और इसी दौरान कंपनी जो है वो CIRP में चली जाती है। सो इन दैट केस जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने ये गारंटी ली थी कि कंपनी भाई पैसा, अब कंपनी तो इंसॉल्वेंसी में चलेगी, कंपनी कहाँ से पैसा देगी? अगर इतना पैसा होता तो कंपनी फिर इंसॉल्वेंसी में थोड़े जाती, कंपनी इंसॉल्वेंसी में चलेगी। अब जो प्रमोटर्स है भाई उनको पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि कंपनी पैसा देगी और कंपनी दे नहीं पा रही, इंसॉल्वेंसी में चलेगी, तो लोग तो प्रमोटर से पैसा मांगने आ रहे हैं, तो प्रमोटर को पैसा देना पड़ा जो जिससे उधार कंपनी ने लिया था, क्योंकि प्रमोटर ने गारंटी ली थी। अब प्रमोटर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा भी तो इस रेजोल्यूशन प्लान में कुछ करिए, क्योंकि हमने गारंटी ली थी और हमें अपनी पॉकेट से पैसा अब देना पड़ रहा है दूसरे लोगों को, तो हमारा भी तो कुछ रेजोल्यूशन प्लान में बताइए कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया, इस पूरे केस में अभी हम पढ़ेंगे कि अगर प्रमोटर ने ऐसी कोई पर्सनल गारंटी ली है तो जब तक सब कुछ सही चल रहा है वो गारंटी वैसे ही चलेगी जैसे नॉर्मली चलती आई है, कि भाई ऑब्वियसली कंपनी पैसे देगी, नहीं तो प्रमोटर पैसे देगा और बाद में प्रमोटर कंपनी से रिकवर करेगा अगर नॉर्मल चल रहा है तो। पर अगर कंपनी इस दौरान जब ये सब कुछ चल रहा है CIRP में चली जाती है तो प्रमोटर थर्ड पार्टी को पैसे तो देगा बट कंपनी से रिकवर नहीं कर पाएगा, कंपनी से पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा। नाउ आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों है? ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, बट ऐसा क्यों है कि भाई प्रमोटर पैसा नहीं रिकवर कर पाएगा? तो यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको भी समझाऊंगा, बट इन जनरल और इजी वर्ड्स में जितना मैं बता चुका हूँ तो 2 लाइनें और ऐड कर दूँ। कंपनी की आज की जो हालत है इसके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि प्रमोटर्स 100% जिम्मेदार है, पर कुछ हद तक तो होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए उनको एक झटका देने के लिए उनको इससे दूर रखा गया कि भाई ठीक है आपने ज़रूर गारंटी ली थी, बट इतना ही अगर ऐसा था तो कंपनी ठीक तरीके से चलाते आप, या ठीक तरीके के लोगों से कंपनी चलवाते जिससे कि ये नौबत ना आती। अब क्योंकि सभी को लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इस क्लास के अंदर मेंशन किया था, ये आपकी गलत फहमी होगी अगर आप ये सोचें कि अगर आपने 100 रुपये कंपनी में लगाया था और आज वो इंसॉल्वेंसी में चली गई है तो आपको 100 रुपये पूरे के पूरे मिलेंगे। इस गलत फहमी में ना रहें, मतलब अगर मिल जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वी सी इन जनरल, जैसे कि वीडियोकॉन का आप केस देख लीजिए, 100 रुपये अगर आपने दिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो वीडियोकॉन के केस में सिर्फ 5 रुपये लोगों को मिले हैं। 95 रुपीज़ इज हेयर कट, खत्म पैसा, 95 रुपीज़ खत्म, मिल नहीं रहे, खत्म, मिल कितना रहा? सिर्फ 5 रुपये। अब ये मैं आपको एक एक्सेप्शनल जाके केस बता रहा हूँ, बट हुआ तो है ना ऐसा भी, और सिर्फ ये अकेली ऐसी कंपनी है जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो सब लोग अगर भाई लॉस सहन कर रहे हैं तो प्रमोटर क्यों नहीं सहन करेंगे? तो ये इस केस के अंदर बात की गई, आइए देख लेते हैं। So in the matter of Lalit Mishra and others versus Sharon Biomedicines Limited, the NCLAT has ruled that a personal guarantor right to subrogation, अब ये सब समझा चुका हूँ क्या होता है, against a corporate debtor can be taken away, क्या लिखा है? can be taken away, वो फंडा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर IBC, जैसे कंपनी IBC में चली जाएगी, गारंटी वाला कंसेप्ट, सब्रोगेशन का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। Against a corporate debtor can be taken away the resolution plan under IBC. In simple terms, a personal guarantor has no right,
has no right to step in the shoes of the creditor against the corporate debtor in case of resolution plan. तो जब तक नॉर्मल चल रहा है तब तक सब कुछ सही है, बट जैसे ही आईबीसी में कंपनी चली जाएगी, प्रमोटर ने जो पैसा दिया है वो, और प्रमोटर ने जो गारंटी लिया है, एक्चुअली वो गारंटी तो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी, बट उसके बदले वो कंपनी से कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब्रोगेशन का प्रिंसिपल कंपनी में तभी तक एप्लीकेबल है जब तक वो इंसॉल्वेंसी में नहीं जाती। जब इंसॉल्वेंसी में चली जाती है तो सबको नुकसान हो रहा है, तो प्रमोटर भी थोड़ा बहुत नुकसान लेंगे। बाकियों की तो शायद गलती भी नहीं है, मतलब प्रमोटर की भी हो सकता है ना गलती, बट बाकियों की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। शेयर होल्डर बेचारे साल में एक बार मिलते हैं, या जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें भी इतना ज़्यादा पता नहीं रहता कि विद इन द डोर्स कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो जब वो लॉस सहन करने के लिए तैयार है तो प्रमोटर्स भी तो थोड़ा बहुत लॉस लेंगे। तो इन द प्रेजेंट केस the appellant, the promoter of Sharon Biomedicines Limited, has challenged the approval of resolution plan on the ground that the appellant promoters were the shareholder and for them no amount has been provided under the resolution plan, and some promoter also personal guarantor have been discriminated as personal guarantor of appellant have been reduced to nil. तो ये कह दिया कि जब रेजोल्यूशन प्लान बन के कंपनी का सामने आया तो देखा गया प्रमोटर ने जो भी गारंटी ली थी कि कंपनी नहीं पैसा देगी तो प्रमोटर पैसा देंगे। अब कंपनी तो आईबीसी में चली गई तो भाई कंपनी तो कुछ पैसा दे ही नहीं पाएगी, है ही नहीं पैसा। बट जो लोग हैं जिनको ये गारंटी दी थी और कहा था कि कंपनी नहीं पैसा देगी तो प्रमोटर पैसा देंगे, तो वो लोग तो प्रमोटर से पैसा मांगने आ गए, प्रमोटर को तो उनको पैसा देना है। बट जब रेजोल्यूशन प्लान बना के सामने रखा गया तो देखा गया कि जो प्रमोटर हैं, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे भी प्रमोटर ने पैसा दिया तो प्रमोटर को कुछ तो मिलना चाहिए ना, तो कहते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान में प्रमोटर के नाम के आगे लिखा था 0, कुछ नहीं मिलेगा इन्हें। तो कहते हैं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही मैंने आपको पूरी की पूरी बात बता दी कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी जो लॉस सहन कर रहे हैं तो प्रमोटर्स भी तो थोड़ा बहुत लॉस सहन करेंगे, तो यही बात है। खैर कोर्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है The NCLAT held that the resolution plan under IBC is not a recovery. It aimed at the maximization of the value of the asset of the corporate debtor and then to balance all creditors. The IBC prohibit the promoter from benefiting from the CIRP or its outcome. The court observed that on approval of the resolution plan, claim of all stakeholders are cleared and that resolution applicant can provide in the plan that there will be no liability on the company or the resolution applicant in case of personal guarantees are invoked. तो यहाँ पे NCLAT ने साफ साफ कह दिया एक पॉलिश लैंग्वेज में, बट जिसको मैंने सरल एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने कुछ ही देर पहले रखा कि भाई देखो ऑब्जेक्टिव, और आई थिंक हम प्रीवियस केस में पढ़ के भी आए, ऑब्जेक्टिव ये है कि सबको मैक्सिमम जो उनका बनता है वो मिल सके। मैंने इसको पहले भी क्लैरिफाई करा था प्रीवियस केस में, अभी फिर से बोलता हूँ कि मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि अगर सामने वाले को 50% मिला है तो मुझे भी 50 मिले, हो सकता है मुझे 60 मिले, हो सकता है मुझे 40 मिले, बट मिलेगा और मिलना उतना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सकता है। अब मैक्सिमम अलग अलग रेंज है, अलग अलग क्लास है, कोई ऑपरेशनल है, कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब यहाँ पे आप प्रमोटर्स देख रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी का रिवाइवल, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट से बेस्ट स्टेप्स होंगे वो लिए जाएंगे। बट जहाँ तक सवाल है गारंटी का, तो जो प्रमोटर्स है वो गारंटी के लिए लायबल रहेंगे, बट अब कंपनी को क्योंकि फ्रेश स्टार्ट करना है तो हम उस पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लोड उन कामों का जो पहले हो चुके हैं नहीं डाल सकते, उनको प्रमोटर्स को इंडिपेंडेंटली या ऑब्वियसली पर्सनली मीट आउट करना होगा, कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। सो इन शॉर्ट प्रमोटर्स अगर पर्सनल गारंटी देते हैं कंपनी के बिहाफ पर तो काफ़ी रिस्की है, क्योंकि शायद अगर कंपनी CIRP या IBC के अंदर चली जाती है तो ऑब्वियसली उन्हें खुद उसकी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, वो लायबल होंगे इस चीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे कहा गया। बढ़ते हैं आगे एक और केस लॉ की तरफ। कहते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैव या टू हैव अल्टीमेट से इन द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। भले ये आई थिंक एक केस लॉ है जो हमें करना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि सभी कुछ आपको कराऊंगा एंड बेस्ट से बेस्ट तरीके से कराऊंगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग लाइक ऑन दिस टॉपिक तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और इसके रीजंस भी देख चुके हैं। बट फिर भी आइए देखते हैं दोबारा से कि एक बार यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्या मानना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से, या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से। So in the matter of Committee of Creditors of SR Steel India Limited versus Satish Kumar, Honorable Supreme Court held that it is commercial wisdom of COC to decide whether or not to rehabilitate the corporate debtor by accepting a plan. कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई IBC बनाया है तो कंपनी को रिवाइव करना ही है। भाई आप चाहते हैं जैसे कि कंपनी पे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का कर्जा है फॉर एग्जांपल, अब जो कंपनी को खरीदने आया है पहली बात तो कोई आ नहीं रहा कि इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, क्योंकि चीज़ आप वही खरीदते हैं जो शायद आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा दे सके, थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा तो दे सके।
बट अगर लग रहा है कि इसको खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो जिस इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी के पास पहले ही इतना कर्जा है, तो इस पहले के कर्जे को चुका के कुछ नया कर पाना इसके साथ बहुत ही मुश्किल है। इससे बेटर है कि आप एक नई एंटिटी खोल लो। तो कोई सामने ही नहीं आ रहा तो क्या करें, कंपनी को फिर ऑब्वियसली लिक्विडेशन में लेके जाना ही पड़ेगा। पर अगर कोई सामने 3-4 प्लान आ रहे हैं तो यहाँ पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट का कि सीओसी की विजडम के ऊपर है, उनकी समझ के ऊपर है कि वो कंपनी ये जो सीओसी है वो कोई रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि 100 करोड़ के बदले कोई ऐसा है जो 5 करोड़ दे रहा है बस, और वो भी 5 करोड़ 5 साल के बाद देगा, तो वो कह सकते हैं कि छोड़ो भाई, 5 साल के बाद मिले ना मिले, जो बंदा कह रहा है उस कि मैं खरीद लूँगा इस कंपनी को 5 करोड़ में, 100 करोड़ का डेट सिर्फ 5 करोड़ में वो निपटाना चाहता है और वो भी अभी नहीं दे रहा पैसे, पता नहीं आगे दे भी पाएगा या नहीं, और ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ खास हो पाएगा, तो कह सकते हैं कि नहीं छोड़ो, हमें रेजोल्यूशन प्लान कोई चाहिए नहीं, हम तो लिक्विडेशन में लेके जाएंगे कंपनी को। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन पैसा किसका है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं मेनली तो पैसा उनका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑपरेशनल का नहीं है, बट फाइनेंशियल का ज़्यादा है, तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और पैसा उनका है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये कहना है। Second point, the insolvency resolution is ultimately in the hands of the majority of the COC. It may approve a resolution plan by at least 66% voting of the financial creditors. तो अगर 66% या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स किसी रेजोल्यूशन प्लान के लिए वोट करेंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज रेजोल्यूशन प्लान दूसरे लाइए, नहीं कोई ला पाते तो लिक्विडेशन में ले जाएगी। The role of resolution professional under IBC is not educatory but administrative. एजुकेटरी मतलब आप सीओसी होने के नाते ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो तय करेगा कि कौन सा प्लान बेस्ट है, वो आपको गाइडेंस तो दे सकता है, बट अल्टीमेट डिसीजन जो होगा वो या यूँ कहिए अल्टीमेट डिसीजन जो होगा वो सीओसी का होगा। तो ये नहीं कह सकता रेजोल्यूशन आप एक तरीके से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कि ये प्लान अच्छा है, ये प्लान बहुत ख़राब है, उसका रोल ये नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। वो आपको प्रोसेस समझा सकता है कि ये भाई ये प्लान नंबर है, ये प्लान नंबर है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, उसके अंदर वो चीज़ें हैं, फिर क्या करना है उन चीज़ों का ये जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो डिसाइड करेगी। समझिए ना बात कि पैसा किसका लगा है भाई, पैसा लगा है जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में लोग बैठे हैं, ज़्यादा पैसा उनका लगा है, तो डिसीजन लेने का हक भी उन्हीं के पास होना चाहिए। NCLT और NCLT have been endowed with the limited jurisdiction as specified in the IBC and not to act as a court of equity or exercise plenary powers, yani extraordinary powers. They have not been given the jurisdiction to reverse the commercial wisdom of the financial creditors, and that too on the ground that it is only an opinion of the minority financial creditors. तो NCLT और NCLT का रोल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आई थिंक पहले मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें एम्पायर का जितना रोल है वही यहाँ पे इनका है। क्या रोल है, कभी एम्पायर कभी ये बताता है कि भाई अगर मान लो बहुत बैट्समैन जो है बहुत सिक्स मान रहा है तो वो बताता है बॉलर को कि भाई फील्डिंग वाली टीम को कि तुम अपने प्लेयर्स कहाँ पे लगाओ या किससे बॉलिंग कराओ। कभी देखा है आपने? नहीं देखा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी NCLT और NCLT ये नहीं कहेगा कि यार ये रेजोल्यूशन प्लान जो है ये उतना खास नहीं है और देखो और अच्छा भी तुम्हें मिल सकता है, ये सब कुछ नहीं। वो तो ये देखेंगे जो प्लान सामने आया वो लॉ के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है या नहीं करता, बस इसके बेसिस पे अप्रूव कर देंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि आप देखिए लॉ की भी इंटेंशन यहाँ पे साफ है। उसने ये भी नहीं कहा ऑपरेशन क्रेडिटर्स को तो पहले ही दूर रखा है, पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का भी 100% अप्रूवल नहीं चाहिए, 66% अप्रूवल से काम बन जाएगा जो हमारे सामने लिखा है। तो ये भी नहीं कहा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का भी 100% अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ कितना भी आप कर लीजिए, आप सोचिए कि मैं दुनिया को खुश कर दूंगा, नहीं कर सकते। 4 परिवार में या ऐसे कह दीजिए घर में 4 मेंबर्स हैं एक फैमिली के अंदर, आप सोचिए कि मैं कुछ कर दूँ चारों खुश हो जाएं और मुझे बहुत एक वो देने लगे, मान सम्मान देने लगे, मेरी हर बात मानने लगे, ऐसा नहीं होगा। ना ही आप ऐसा करेंगे, ना ही शायद वो ऐसा करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं और वो होने ही चाहिए। कभी भी 100% लाइफ स्मूथ नहीं चल सकती, अप डाउन इसमें आते हैं और आते रहेंगे। तो आई थिंक उस चीज़ के लिए इस पर्सपेक्टिव से भी उसको समझ सकते हैं, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं वो यहाँ पे भी लिखा गया है। So NCLT and NCLT are not empowered to undertake the scrutiny of the justness of the opinion expressed by the financial creditors. All creditors need not to be treated identically, but in a manner that reflects the different bargaining they have. तो 2 पॉइंट्स मैंने पढ़े जिसमें ये है कि प्लान अच्छा है, बुरा है, वोटिंग हुई है प्रॉपर्ली, और जो लोग वोट जो कर रहे हैं लोग वो क्या सोच के कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट करके अप्रूवल हो गया ना प्लान, क्योंकि अगर ऐसे करने लगेंगे 270 दिन में भी आप देख रहे हैं, आपने देखा कि 270 दिनों के अंदर भी ये IBC का प्रोसेस 270 दिन मतलब मोटा मोटा हम
मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 1 साल मान रहे हैं, बट अबाउट 9 मंथ्स की बात अप्रॉक्सीमेटली तो कर ही रहे हैं, कंसिडरिंग कि 1 महीने में 30 दिन है, अब किसी में 28 भी है, किसी में 31 है, किसी में 30 है, बट 30 into 9 is 270, इतना तो हम बात कर रहे हैं, प्लस 330 की बात भी करते हैं, तब भी केस सॉल्व नहीं हो रहे। अगर इस डिटेल्स में जाने लगे कि सब खुश हो जाएं तो मुझे लगता है 3000 दिन भी कम पड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो कोर्ट को ध्यान में रखनी होगी और इस तरीके का प्लान बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ मिले, सभी का मैक्सिमम फ़ायदा हो। अब वो मैक्सिमम 60-40, 40-60 कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम फ़ायदा हो, ये हमारी कोशिश जो है वो यहाँ पे रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है जो आप देख रहे थे, अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मिलूंगा और एक नए चैप्टर से अपनी जो बातचीत है उसको स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जून 2022 के जो अमेंडमेंट्स है वो सब सब्जेक्ट्स में, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। IPC आप इस समय देख रहे हैं तो ये चल रहा है, इसके अलावा सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। GMRC का अमेंडमेंट हो चुका है, ग्रुप 1 के अंदर ड्राफ्टिंग में अमेंडमेंट्स है नहीं, टैक्स फिलहाल मैं पढ़ाता नहीं हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास अभी। ग्रुप 2 के तीनों ही सब्जेक्ट्स SSC, MDD, RCD, CRIP अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, मिल चुके हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको दे चुका हूँ। कॉर्पोरेट फंडिंग के अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, MDCS के अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और अब आप इस समय IPC के अमेंडमेंट्स देख रहे हैं। IPR भी हम पढ़ाते हैं, बट IPR के अंदर मैं ऐसे कहूँगा ICSI ने अमेंडमेंट्स इशू ही नहीं करे, सप्लीमेंट दिया नहीं, तो इसलिए हमने उसके अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किए। सो आप देख रहे हैं मोस्ट अपडेटेड क्लासेस विद द मोस्ट अपडेटेड फैकल्टी, शांतनु एंड तान्या अकेडमी। और ध्यान रखिएगा हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल एंड फास्ट ट्रैक बैचेस भी अवेलेबल हैं। So thank you so much once again for watching. I'll see you in the next class. Till then, take care of yourself. Do whatever you want to for CS Executive, CS Professional, widest ICSI module coverage, guarantee of covering all amendment, including the fast track batch revision series. Shantanu and Tanya Academy. Thank you so much.